आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्लिटिंग ऑफ एफ टर्म या एफ ऑर्बिटल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बाकी सब चीजें मैं बता चुका था। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैसे स्प्लिट होते हैं, कौन कौन से टर्म्स में, मूलिकन सिंबल्स में उनका स्प्लिटिंग होता है, ये मैं बता चुका था आप लोगों को। अब मैं आने वाला था स्प्लिटिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। इसी को जब हम लोग ऑर्गेल में आएंगे तो स्प्लिटिंग ऑफ एफ टर्म इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड बोलेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे हमेशा एक ऑर्बिटल जो है तीन पार्ट में टूटता है। तो एक ट्रिक से याद रखना, हमेशा T1 अलग रहेगा और T2 और A2 साथ चलेंगे। क्या करेंगे? T1 अलग रहेगा और T2 A2 साथ चलेंगे। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं ये जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग है, तो T1G को अलग लिख दिया हम लोगों ने, फिर T2 फिर A2। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ ये बेरी सेंटर है, मतलब बेरी सेंटर मतलब एक टाइप का बोलते हैं हम लोग ये मिड पॉइंट। बेरी सेंटर को क्या बोल सकते हैं हम लोग? मिड पॉइंट है। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसके लिए पर इलेक्ट्रॉन ये वैल्यूज कितना है, तो -6 डेक्यूरल है, या इसी को हम लोग 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल ऐसे बोल सकते हैं। ये अंडरस्टूड है आप लोगों को? ये -6 डेक्यूरल है। तो -6 डेक्यूरल है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा? 6 गुना 6 -36 डेक्यूरल। कितना हो जाएगा? -36 डेक्यूरल। ऊपर की वैल्यू कितना होना चाहिए? +36 डेक्यूरल। तो दोनों 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 तरफ की वैल्यू मिला के क्या हो जाना चाहिए? वैल्यू 0। तो ऊपर का देख लेते हैं। ऊपर का तो यहां पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको मिल रहा है +2 डेक्यूरल पर इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 दूनी 12 डेक्यूरल हो जाएगा। ये 12 डेक्यूरल हो गया, +12 डेक्यूरल। अब यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है उसको बोला गया है पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 12 डेक्यूरल। 12 डेक्यूलर पर इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 12, तो कितना हो जाएगा? 12 और 24। ये 12 डेक्यूरल पर इलेक्ट्रॉन है, ये वाला है ना, A to G से यहां तक का। 24 और 12 कितना हो जाएगा इधर? +36 डेक्यूरल। तो ये चीज समझ आया कि नहीं आया कि नीचे का पूरा बैलेंस हो गया 36 और ऊपर का बैलेंस हो गया 36। तो ये समझ आया भैया? T1 फिर A2 T2, ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। नीचे का -36, ऊपर का +36, ये हो गया आपका बैलेंस। अब यहीं पे एक चीज और दिख रहा है मेरे को, यहीं पे एक चीज और दिख रहा है। अब इसको मैं वाइप कर रहा हूं, देखना क्या दिख रहा है। यहां से अगर ये जो डिस्टेंस है, देखिए ये डिस्टेंस कितना है? 12 डेक्यूरल। ये डिस्टेंस कितना है? 12 डेक्यूरल यहां से यहां। और ये डिस्टेंस कितना है? 2 डेक्यूरल। तो यहां से अगर यहां जाऊंगा, ये 2 डेक्यूरल है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? 10 डेक्यूरल। क्या बोल सकता हूं मैं? 10 डेक्यूरल। 10 डेक्यूरल को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी? डेल ओ या फिर डेल टी। क्या बोलते हैं? 10 डेक्यूरल को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल ओ या डेल टी। इसको मैं निकालूंगा बाद में, इसको मैं क्या करूंगा? बाद में निकालूंगा। अब देखना, यहीं पे मैं निकालना कैसे है उसको सिखाता हूं। अपन अगर ट्रांजिशन करते हैं, क्या ट्रांजिशन कर रहे हैं देखिए ध्यान से। अगर कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ ट्रांजिशन करता है, ये पहला ट्रांजिशन हो जाएगा इन तीनों में से किसी भी ऑर्बिटल में। और ये इलेक्ट्रॉन दूसरा ट्रांजिशन करता है मेरा, ये। तो इसको मैं ν1 दे दूं और इसको दे दूं मैं ν2। अगर मैं ν2 में ν1 को घटा दूं तो क्या बच जाएगा? 10 डेक्यूरल बच जाएगा। मतलब कोई ऑर्गेल
कैसा हो जिसमें T1G नीचे फिर T2 फिर A2, क्या हो T1 फिर T2 फिर A2 हो। इस कंडीशन में ये यहां से यहां और यहां से यहां जाएगा, तो इस कंडीशन में जो डेल O या डेल T होगा ये कैसे होगा, न्यू2 माइनस न्यू1 के बराबर होगा। क्या होगा, न्यू2 माइनस न्यू1। मतलब आपको देखते ही समझ आ जाएगा ये 10 डेक्यूरल का अंतर कैसे आएगा। अगर ये दूसरे ट्रांजिशन में पहला ट्रांजिशन घटा दे तो हमको कितने का अंतर मिलेगा, 10 डेक्यूरल का अंतर मिलेगा, वही हमारा डेल O या डेल T के बराबर होगा। ठीक, तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आप लोगों को मैंने बता दिया f ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हमेशा याद रखेंगे आप लोग, क्या T1 एक साइड रहेगा और A2 T2 हमेशा एक साइड रहेंगे, है ना। तो T1 को अलग रखना और 2 वाले टर्म को अलग रखना। अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड का स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल का जस्ट उल्टा होता है, या बोले टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ क्या रखे थे, T1G नीचे था, फिर T2G था, फिर A2G था, उसी को जस्ट उल्टा कर लो, उसी को जस्ट उल्टा कर लो। ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड था, अब आ जाएगा आपका टेट्राहेड्रल फील्ड, ये टेट्राहेड्रल फील्ड। तो उसमें A2 ऊपर था, फिर T2 था, फिर T1 था, इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा करना है। तो A2 T2 फिर T1। अब देखेंगे ध्यान से इसको, अब यहां पे देखते हैं वैल्यू सेम रहेगा यार। T1 के लिए क्या, नीचे -6 था, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस 6 डेक्यूरल। फिर यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना था, -2 डेक्यूरल था, और यहां से यहां तक का कितना था, -12 डेक्यूरल था। अब देखेंगे हम लोग ध्यान से, अब देखेंगे हम लोग ध्यान से देखो भैया ध्यान से, क्या है ट्रांजिशन देखता हूं मैं। अगर यहां से यहां जाऊं और यहां से यहां जाऊं, यहां से यहां जाने में कितना लग रहा है, 12 डेक्यूरल लग रहा है। तो 12 डेक्यूरल में ये 12 डेक्यूरल है, यहां से यहां जाने पर कितना लग रहा है, 12 डेक्यूरल लग रहा है। और ये जो गैप बोल रहा है, ये वाला इसके पहले का जो गैप है वो 2 डेक्यूरल, बच कितना गया, तो ये क्या है 10 डेक्यूरल। ये कितना है, ये 10 डेक्यूरल है। तो ये गैप कितना है, 2 है, तो नीचे बचा हुआ गैप कितना हो जाएगा, 10 डेक्यूरल। तो यहाँ पे पहला ट्रांजिशन, ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर रहता है, इन तीनों में से कहीं भी जाएगा उसको पहला ट्रांजिशन बोलेंगे न्यू1, और ऊपर जाएगा उसको बोलेंगे न्यू2। तो यहाँ पर पहला ट्रांजिशन ही A2 से जो T2 है, A2 से T2 मतलब न्यू1 ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल O या डेल T हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डेल O और टेट्राहेड्रल के लिए डेल T हो जाएगा जब हम ऑर्गेल पढ़ेंगे। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका F ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है, या इसी को बोल सकते हैं F टर्म की स्प्लिटिंग है। तो वहां पे हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने बनाया था ऐसे, देखो हमेशा लिख लिख के प्रैक्टिस करना, T1G, फिर ये बैरी सेंटर था, फिर T2G, फिर था A2G, है ना। T1G मतलब 3 ऑर्बिटल रहेगा, T मतलब 3 रहता है, ये 3 ऑर्बिटल, और A मतलब 1 रहता है। T मतलब ट्रिपली डिजेनरेट होता है, A मतलब सिंगली डिजेनरेट, ऐसे ऑर्बिटल थे। इसी को जस्ट उल्टा किया तो टेट्राहेड्रल का बन गया। सारा डेक्यूरल की वैल्यू लिखा हुआ है, माइनस वालों को मैच करें तो -12, -24 और 2, -24 और 12, -36 नीचे है, और ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन भर के देख लेना, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 6 का 36, तो +36 ऊपर है और -36 नीचे है। तो ये भी बैलेंस्ड है, अभी मैं बताया था आप लोगों को। अब आ जाइए आप लोग, अब आ जाइए इसमें ऑर्गेल डायग्राम में। ऑर्गेल डायग्राम कैसे बनता है वो देखेंगे ध्यान से इधर। अब इसका यूज करूंगा, जो बताया अभी चीज उसका यूज करूंगा तो आपको सारा चीज समझ आ जाएगा। ऑर्गेल डायग्राम, हम 3 ऑर्गेल डायग्राम बनाएंगे। एक बनेगा जो काम आएगा 4 सिस्टम के लिए, जो कि है D1, D6, D4, D9। फिर दूसरा बनाएंगे वो काम आएगा D2, D7, D3, D8, और एक सिंगल ऑर्गेल डायग्राम बनाएंगे जो काम आएगा केवल D5 के लिए।
चलिए, तो इधर सुनिए मेरी बात। तो ऑर्गेल डायग्राम आपको कैसे बनाना है, तो देखो भैया यहाँ पर दो ऑर्गेल डायग्राम है। इधर का ऑर्गेल डायग्राम, ये बीच में मैं काट रहा हूं, इधर का ऑर्गेल अलग है और इधर का ऑर्गेल अलग है। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो तो इसको क्या बोलेंगे, देखो ये T2G है और ये EG। ये क्या है, T2G है और EG है। ऑर्गेल में जब भी लिखोगे इसको कैपिटल में लिखोगे क्योंकि ये मूलिकन सिंबल है। और ऊपर में इस पे जो सबस्क्रिप्ट आ रहा है या बोले सुपरस्क्रिप्ट टाइप का है, इधर की ओर है, वैसे इधर लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्ट, लेकिन इधर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का टर्म है 2s+1, ये इधर लिखा जाता है। ठीक, तो इधर का ऑर्गेल डायग्राम कौन से सिस्टम के लिए काम आएगा, तो आपको ध्यान रखना है D1 D6 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के लिए और D4 D9 टेट्राहेड्रल के लिए। जब भी कभी टेट्राहेड्रल का टर्म यूज करोगे ना, तो आप क्या करना, ये G टर्म को हटा देना। G टर्म को क्या कर देना, हटा देना है। तो जैसे कि मैं D4 D9 टेट्राहेड्रल का बना ऐसे बोलेंगे तो D2 और ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ये T टर्म और ये 0, ये फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे, है ना। तो ये D4 D9 टेट्राहेड्रल के लिए टर्म हो जाएगा। और यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां से आपको क्या दिख रहा है कि ये एक एनर्जी लेवल है और ये दूसरा एनर्जी लेवल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी सिर्फ कितनी है, एक है। कितना पॉसिबिलिटी है, ऑर्गेल डायग्राम से क्या देखते हैं हम लोग, ऑर्गेल डायग्राम से हम लोग देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो यहां से एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितना पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो D1 D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए और D4 D9 टेट्राहेड्रल के लिए हमेशा, मतलब आप याद रखेंगे ऑर्गेल डायग्राम से D1 D6 और D4 D9 में कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, केवल एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। किससे, ऑर्गेल डायग्राम से, क्योंकि ऑर्गेल डायग्राम में एक लोअर एनर्जी लेवल है और एक अपर एनर्जी लेवल है। सेम जो चीजें मैं बोला इधर के लिए D1 D6 ऑक्टाहेड्रल, D4 D9 टेट्राहेड्रल, जस्ट उल्टा कर देना, वही टर्म यूज होगा किसके लिए भाई, अब क्या हो जाएगा, D1 D6 टेट्राहेड्रल के लिए, D4 D9 ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब ऑर्गेल जस्ट उल्टा बनेगा, ऑर्गेल जस्ट उल्टा बनेगा। जैसे कि D1 और D6, जैसे कि D1 और D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए ये क्या आ रहा है, इसका ऑर्गेल सेम आएगा। ऐसे ही इधर D1 D6 टेट्राहेड्रल के लिए इसका ऑर्गेल सेम आएगा। ठीक, तो जब आप सिस्टम को देख लेना भैया कि आपका D1 D6 ऑक्टाहेड्रल है तो ये T2 नीचे और T ऊपर। अगर इधर टेट्राहेड्रल है तो इधर वाले को यूज करना, बार बार लिखना। मैं कैसे याद करता हूं इसको, देखो मैं क्या लिख देता हूं ऐसे, ये क्रॉस बना दिया तो ये T2G और ये इधर भी गया है T2G और ये इधर आया है EG और EG। हमेशा एक साइड को याद रखता हूँ, एक कंपोनेंट को। देखो D1 D6 को बस याद रखता हूँ, ये क्या है, ऑक्टा है। फिर ये क्या हो जाएगा, D4 D9 टेट्रा हो जाएगा। इधर वाला क्या हो जाएगा, वही D1 D6 टेट्रा हो जाएगा और ये D4 D9 हो जाएगा ऑक्टा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 सिस्टम के लिए ऑर्गेल डायग्राम पढ़ लिया। हम लोगों को ये पता चल गया D1 D6 और D4 D9 में कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। चलो ठीक है भाई, तो ये D ये टर्म रहता है, वही क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म वही स्प्लिट होता है ना, और ये फील्ड स्ट्रेंथ होता है डेल, उसके बीच खींचा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इधर भी एक ऑर्गेल है, इधर भी एक ऑर्गेल है। तो आप बुक में देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, इधर वाला ऑर्गेल आपको ऐसे दिखेगा और इधर वाला ऑर्गेल आपको बनाने बोले तो कई बुक में आपको इधर करके बनाएगा या इधर करके बनाएगा, कैसे दिखेगा, ये ई हो जाएगा और इधर टी हो जाएगा। ठीक, अब मैं आता हूं, अब मैं आ रहा हूं किसके लिए, D2 D7। मतलब आप ना D1 D6 D4 D9 में टर्म निकालेंगे ना जी, तो टर्म निकालेंगे तो टर्म सिंबल क्या आएगा, तो टर्म सिंबल में जो टर्म है वो टर्म आपका क्या आएगा, D आएगा। टर्म क्या आएगा भैया आपका
डी आएगा, वही डी टर्म क्या होता है, ऐसे स्प्लिट होता है। मतलब इन चारों सिस्टम के लिए आप टर्म सिंबल निकालोगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो भी हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैन वेरी, ये वेरी कर सकता है, लेकिन इनके लिए टर्म हमेशा क्या आएगा भैया, डी आएगा, वही डी टर्म जो है T2 और E, या बोले T2G और EG में क्या होगा, टूटेगा। ठीक, अब आ जाओ भैया किसके लिए, जब F टर्म स्प्लिट होता है तब के लिए, किसके लिए, जब F टर्म स्प्लिट होता है उसके लिए। चलो, तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जो चीजें मैं उसके लिए बोला, उस ऑर्गेल के लिए सेम वही चीजें हैं। यहाँ पर इधर या ये ऑर्गेल को मैं दो भाग में बांटता हूं, तो ऐसे में खड़े हो जाता हूं, तो इधर के बस देखना, तो इधर का ऑर्गेल अलग है जो यूज होगा D2 D7 ऑक्टाहेड्रल के लिए और D3 D8 टेट्राहेड्रल के लिए। किसके लिए, D2 D7 ऑक्टाहेड्रल के लिए, D3 D8 टेट्राहेड्रल के लिए। जस्ट उल्टा इधर का ऑर्गेल है जो यूज होगा D2 D7 टेट्राहेड्रल के लिए, D3 D8 ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब बनाएंगे कैसे, अब बनाएंगे कैसे इसको भैया, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलो, तो मैं इसको कैसे बनाता हूं, आप लोग भी इसको ऐसे ही बनाइएगा। तो सबसे पहले मैं एक लाइन खींच देता हूं ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है यार, बीच में छोटा सा बनाता हूं मैं, देखो यहाँ पे देखो, ऐसे लाइन खींचता हूं मैं, ये तो ये हो जाता है मेरा T1G। क्या हो गया, T1G, ऐसे लिख लेता हूं पहले, और इधर भी T1G। फिर मैं खींचता हूं T2G, खींचता हूं T2G, फिर खींचता हूं A2G, A2G, A2G। फिर इधर जो ये क्या हुआ, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है वो F का पार्ट, किसका पार्ट है, F का। यहीं पे P का पार्ट गुजारेंगे, ये क्या होता है जो इसको काटेगा, इसको बोलते हैं T1G पीटर, ये T1G पीटर। तो इधर को काटेगा वो, मतलब इधर को काटेगा और इधर को क्या होगा, में रिपल्शन होगा, इधर क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है भाई। अब आप लोगों को कुछ चीजें मैं समझाना चाहता हूं, आप लोगों को कुछ चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं, देखना ध्यान से। अभी मैं स्प्लिटिंग बनाया था, अभी क्या बनाया था, स्प्लिटिंग बनाया था, है ना। तो देखना ध्यान से, इधर वाला जो ऑर्गेल है, इधर वाला जो ऑर्गेल है, उधर वाले ऑर्गेल में ध्यान दीजिए अभी। हाँ, इधर वाला जो ऑर्गेल है A2 और T2G, मतलब A2 और T2 के बीच का जो गैप रहता है वही क्या रहता है, डेल रहता है। अगर यहां से पहला ट्रांजिशन बोलूं तो कहां जाएगा, T1G से T2G, कहां से जाएगा, T1G से T2G जाएगा। दूसरा ट्रांजिशन जो होगा ये कहां से जाएगा, T1G से A2G, कहां जाएगा, T1G से A2G। फिर तीसरा ट्रांजिशन जो जाएगा, तीसरा ट्रांजिशन जो जाएगा वो कहां से जाता है, ये जाता है T1G से T1G2। तो आपको पूछता है कौन सा ट्रांजिशन कम एनर्जी का है, तो पहला ट्रांजिशन कहां है भैया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं T1G F से लेके T2G F, T2G F, ये पहला ट्रांजिशन है, न्यू वन बोलेंगे। अब फिर T1G F से दूसरा ट्रांजिशन है A2G F, ठीक। फिर तीसरा ट्रांजिशन है T1G F से लेके T1G P। तो ये न्यू 2 है और ये है न्यू 3, न्यू 2 और न्यू 3। अब अगर हम लोग न्यू 2 में न्यू 1 घटा दें, क्या घटा दें, न्यू 2 में न्यू 1 घटा दें, देखेंगे ध्यान से, ये न्यू 2 है, ये कहां से कहां तक डिस्टेंस है, T1G से लेके A2G तक, T1G से लेके A2G, और हमको रास्ता कहां से कहां तक चाहिए, T2G से A2G। हमेशा याद रखना
ये जो T2G और A2G के बीच का गैप है वही क्या होगा हमारा डेल होगा, वही क्या होगा डेल टी या डेल ओ होगा। तो ये है डेल टू मतलब न्यू टू, और इसमें न्यू वन को घटा दें, है ना। तो कहां से कहां देखो, ये T1G से T2G गया है और ये गया है T1G से A2G। तो ये T1G से जो T2G गए हैं उस गैप को घटा दें तो हमको मिल जाएगा डेल मिल जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखे हैं, क्या लिखा हूं मैं, न्यू टू माइनस न्यू वन इज इक्वल टू डेल ओ या डेल टी। तो आपको ऑर्गेल देके या 3 ट्रांजिशन दे देता है वो, इसके और इसके बीच का पहला ट्रांजिशन इतने सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरा इतने, तीसरा इतने पे आता है, तो डेल क्या होगा या CFAC क्या होगा आपसे पूछता है। अभी सवाल मैं बनवाऊंगा। तो आप इधर के ऑर्गेल को किसके लिए यूज करना, D2D7 ऑक्टाहेड्रल के लिए और D3D8 टेट्राहेड्रल के लिए। सेम कॉन्सेप्ट इधर हम लोग यूज करेंगे। देखो अब इधर नीचे कौन आ गया है भाई, A2G, और A2G से T2G, ये देखो A2G से ये कहा जा रहा है T2, और A2 और T2 के बीच का गैप ही तो डेल है। तो यहाँ पे जो न्यू वन होगा, यहाँ पे A2G से T2G हम जा रहे हैं, वही क्या है, A2G से जा रहे हैं हम लोग T2G, A2G से कहा जा रहे हैं T2G, यही क्या हो जाएगा हमारा डेल O या डेल T, मतलब यहाँ न्यू वन ही हमारा डेल होगा। तो ये देखो ये न्यू वन है, ये न्यू टू है और ये न्यू थ्री है। तो A2G से T2G न्यू वन, A2G से T1G F ये हो जाएगा न्यू टू, और A2G से लेके T1G P। तो F से P वाले में हमेशा सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, हमेशा न्यू थ्री यही होगा जो टर्म कहां से जाएगा, F टर्म से P टर्म में। कहां से कहा जाएगा, जो F टर्म से A2G, F टर्म से T1G P टर्म में जाएगा वही हमेशा क्या होगा, न्यू थ्री होगा। तीसरे नंबर का ट्रांजिशन, उसी के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी हमको लगेगी। ये फील्ड स्ट्रेंथ है, ये जीरो, और ये टर्म है ना, ये F टर्म और P टर्म है। तो ये है ऑर्गेल आपका D2D7 ऑक्टाहेड्रल और D3D8 टेट्राहेड्रल चारों सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर 4 सिस्टम इधर, 4 सिस्टम इधर, 8 सिस्टम के लिए ये काम करेगा। पिछले वाला भी वैसे काम कर रहा था, ठीक है भाई। अब बनाना कैसे है मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके आप लोगों को बताता हूँ। रफ कॉपी लीजिए, बार बार बना के देखिए, आपको याद होगा। ऐसे बनाइए, देखो ये T1G है ना, फिर T2G बना लिए, T2 फिर लगा लेना A2, फिर ये F टर्म वाला हो गया। अब आप ला लेना P टर्म वाला, तो इधर काटना है और इधर नहीं काटना है। ये क्या है, T1G और ये है T1G। तो ऐसे बार बार खींच के देखेंगे, और इधर वाला जो राइट हैंड साइड में रहता है ये न्यू टू माइनस न्यू वन जो होता है डेल ओ डेल टी होता है, और यहाँ पे जो न्यू वन है वही डेल ओ या डेल टी होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है भाई। ये हो गया ऑर्गेल आपका इस सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे ऑर्गेल डायग्राम जिसका कोई यूज नहीं है, किसका यूज नहीं है, D5 के ऑर्गेल डायग्राम का कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि इस ऑर्गेल डायग्राम में सारे ट्रांजिशन क्या होते हैं, स्पिन फॉरबिडन होते हैं। कैसे होते हैं, स्पिन फॉरबिडन। देखना कैसे स्पिन फॉरबिडन मैं बताता हूं। तो यहां पे देखना, देखो आप लोगों ने सिलेक्शन रूल पढ़ा है, देखो यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6 है, यहां से ट्रांजिशन यहां जाएगा, ठीक। यहां क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 है, यहाँ भी 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 4 है। अरे जो सब ट्रांजिशन क्या है यहाँ पर, स्पिन फॉरबिडन। स्पिन फॉरबिडन है कैसे, तो मैं आपको बताता हूं कैसे स्पिन फॉरबिडन आप बोल रहे हैं, उसको मैं प्रूफ करता हूं जी। देखिएगा ध्यान से, ये देखो भैया, और ये देखो मैं आपके लिए सिस्टम बना रहा हूं, ठीक। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ठीक। ऐसे ही अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर ट्रांजिट कर रहा हूं,
एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजूंगा तो 1 2 3 4, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया मतलब पेयरिंग होगा, ये पेयरिंग हो गया। यहाँ पे s की वैल्यू, यहाँ पे s की वैल्यू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इंटू हाफ कर दोगे यार, क्या हो जाएगा, s की वैल्यू यहाँ पे है 5/2। यहाँ पर जो यहाँ पर s की वैल्यू है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 और 3 है, 3 इंटू हाफ करेंगे तो यहाँ पर s की वैल्यू क्या आ गई भैया 3/2। और स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है, स्पिन सिलेक्शन रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान डेल s क्या होना चाहिए, 0। डेल s मतलब कहने का मतलब, मान इसको s1 ले लूं और इसको s2 ले लूं, तो डेल s कहने का मतलब S2 माइनस S1 बोलूं तो ये आना चाहिए 0। तो ये S2 है, तो इस दोनों को घटाओगे तो वैल्यू 0 नहीं आएगा यार। मतलब जो स्पिन यहाँ था वो स्पिन वहां मेरे को मिलना चाहिए, या जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये देखो S का वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5/2 है, तो 2 इंटू 5/2 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 6 आएगा। देखो ये पहले वाले का है, ये 6 आएगा, और यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 और 1 4 आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा 4। तो यहाँ पर इसलिए D5 सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं सभी के सभी ट्रांजिशन क्या होंगे, स्पिन फॉरबिडन होंगे, इनके ऑर्गेल का कोई उपयोग ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन होते हैं और इनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है। ये कौन से कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनमें D5 सिस्टम पाया जाता है, देखो ये D5 सिस्टम है, सारे के सारे में क्या है D5 सिस्टम। तो यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन होता है, इनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है भाई। और इनके जिन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की इंटेंसिटी कम होती है, मतलब हम ये कह सकते हैं वहां पे फॉरबिडन ट्रांजिशन है। क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है, या जिस कंपाउंड के सॉल्ट जो है पेल कलर के होते हैं, बहुत हल्के कलर के होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, फॉरबिडन होता है, इसलिए उनके कलर गहरे नहीं होते हैं। ठीक भाई, तो ये ऑर्गेल है D5 सिस्टम का, इसको बिल्कुल याद नहीं करना है आपको, सिर्फ ग्राउंड स्टेट को देख लेना। किसको देख लेना आप लोग, केवल ग्राउंड स्टेट को देख लेना, ग्राउंड स्टेट 6A1G होता है। ठीक, यहाँ पर लिखा है ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर स्पिन फॉरबिडन, यही चीज को मैं बताया, 6 से 4 4 4 ऐसे नहीं जाया जा सकता, ठीक है भाई। अब आप लोगों को ऑर्गेल डायग्राम से ही एक सवाल मैं बनवा रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूं, हमेशा याद रखना कि किसी भी ऑर्गेल डायग्राम में ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट सिंगली डीजनरेट हो, क्या बोल रहा हूं, जिस किसी भी ऑर्गेल डायग्राम में ग्राउंड स्टेट सिंगली डीजनरेट हो, वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल रेगुलर शेप पॉजेस करेगा, रखेगा। क्या बोला मैं, जिस भी कंपाउंड के ऑर्गेल डायग्राम में ग्राउंड स्टेट सिंगली डीजनरेट हो, सिंगली डीजनरेट दैट मींस ए टर्म आए, तो ए टर्म की एनर्जी जब सबसे कम हो या ग्राउंड स्टेट में ए टर्म आए, तो वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, सिस्टम सिमेट्रिक होगा, और उसका ज्योमेट्री जो है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल के केस में रहेगा तो वो टेट्राहेड्रल रहेगा, वहां पर कभी भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो हमने अभी क्या देखा है भैया, ये चीज लिखा है ए होना चाहिए ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब D5 जो सिस्टम है, D5 सिस्टम कभी होता है क्या, D5 सिस्टम में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वीक फील्ड में D5 बोल रहा हूँ, हाई स्पिन ऑर्गेल डायग्राम हमेशा हाई स्पिन के लिए एप्लीकेबल है, ऑर्गेल डायग्राम किसके लिए एप्लीकेबल है, हमेशा हाई स्पिन के लिए एप्लीकेबल है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेल डायग्राम काम नहीं करता है। तो देखेंगे हम लोग ये D5 हाई स्पिन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ऐसे ही देखना इधर D2 D7 टेट्राहेड्रल, D3 D8 ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी ग्राउंड स्टेट, इसके ऑर्गेल में ग्राउंड स्टेट क्या है भाई, सिंगली डीजनरेट है, मतलब D2 D7 टेट्राहेड्रल और D3 D8 ऑक्टाहेड्रल। ये भर के देख लो ना यार, D2 D7, तो D2 भरोगे टेट्राहेड्रल को 1 2 सिमेट्रिक है, नहीं होगा। तो ऐसे ही मतलब आप निकाल सकते हैं कि किसी कंपाउंड के ग्राउंड स्टेट टर्म
ऑर्गेल में ग्राउंड स्टेट टर्म सिंगली डिजेनरेट होगा, ए टर्म आएगा, वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, इसको नॉर्मल टर्म्स से भी निकाल सकते थे, लेकिन ऑर्गेल से भी हम लोग सीख लिए कि अगर ग्राउंड स्टेट टर्म में ए है, चाहे A2 हो चाहे A1 हो, तो वहां पर चलिए, तो यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन है। और यही चीज मैं बोला कि अगर आपको ऑर्गेल के ग्राउंड स्टेट में, ऑर्गेल के ग्राउंड स्टेट टर्म में ए टर्म मिल जाए तो वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अब ऑर्गेल डायग्राम, डेल और सीएफएसी से क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराता हूं, देखेंगे इसमें ध्यान से। एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, या तो डेल पूछता है या तो सीएफएसी पूछता है। तो यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ CrF6 -3, मतलब क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ मतलब क्या आ जाएगा, D3 सिस्टम आ जाएगा। 3+ मतलब D3 सिस्टम हाई स्पिन, तो ये देखो D3 ऑक्टाहेड्रल, D3 ऑक्टाहेड्रल। तो हम यहीं पे ऑर्गेल को रिवाइज करते हैं, दो टाइप का ऑर्गेल था, D2 D7 ऑक्टा था और D3 D8 टेट्रा था, इधर वाला है ना। यहाँ पे क्या था भैया, µ2 - µ1 अपना डेल था। ऐसे ही इधर वाले में क्या था, D2 D7 टेट्रा था और D3 D8 क्या था, ऑक्टा था। और इधर वाले ऑर्गेल में µ1 ही हमारा क्या था भैया, µ1 ही हमारा डेल O या डेल T था। तो देखो भैया ये किधर के टर्म में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑर्गेल में आ रहा है D3 ऑक्टाहेड्रल। D3 ऑक्टाहेड्रल में µ1 ही हमारा क्या था, डेल O था। तो भैया यहाँ पर CFSE निकालेंगे, तो CFSE क्या होता है, देखो तीन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 3 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -0.4 देखो, तो 3 इंटू -0.4 डेल O करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, -1.2 डेल O आ जाएगा। अब डेल O हमको पता है, तीन ट्रांजिशन दिए हुए हैं, पहला ट्रांजिशन, दूसरा ट्रांजिशन, तीसरा ट्रांजिशन। अब CFSE निकालना है, तो पहला ट्रांजिशन ही हमको पता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑर्गेल यूज होगा, जहां पे µ1 हमारा क्या होता है, वही डेल O होता है। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, डेल 1 हो जाएगा, सॉरी डेल O हो जाएगा, इसको रखेंगे, है ना। फॉर D3 सिस्टम µ1 इज इक्वल टू डेल O, रखोगे तो इतना आएगा, -17880 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसको किलोजूल पर मोल में बदलना है, तो यहाँ पर क्या होता है, 1 किलोजूल पर मोल इज इक्वल टू 83.6 पर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्या बोलते हैं, पर सेंटीमीटर ये होता है, या सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो 1 किलोजूल पर मोल में इतना सेंटीमीटर इनवर्स होता है, तो इतना सेंटीमीटर इनवर्स अपन को दिया हुआ है, तो 83.6 से अपन डिवाइड करेंगे, तो आपको इतना किलोजूल पर मोल में एनर्जी आपको मिल जाएगा। तो CFSE कितना आ जाएगा भैया, इतना किलोजूल पर मोल आपका रिलीज होगा सिस्टम से, -213.87 किलोजूल पर मोल। अगर सेंटीमीटर इनवर्स में पूछेगा तो वैल्यू ये आएगा, बाकी वो आएगा। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार CFSE पूछता है, तो CFSE पूछेगा तो आपको इधर के सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इनटू डेल करना पड़ेगा, और डेल के लिए आपको ट्रांजिशन देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑर्गेल यूज हुआ है, तो µ1 आपका डेल हो गया। राइट हैंड साइड वाला ऑर्गेल यूज होता तो दूसरे ट्रांजिशन में पहले को घटा देते तो डेल आ जाता। ठीक, तो कई बार डेल पूछा गया है नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, और कई बार CFSE पूछा गया है, यही सवाल आता है। यही सवाल जो है स्टैंडर्ड बुक जो है, कैथरीन हाउसक्रॉफ्ट और मिसलर टार और JDV, इसमें यही सवाल बस दिया हुआ है, और ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, ये वैल्यूज जो है स्टैंडर्ड है। तो इसी सवाल को कभी डेल पूछ लेता है, कभी CFSE पूछ लेता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा है। और ऑर्गेल डायग्राम क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए लागू होते हैं, तो हमेशा आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में ही बना के देगा। ठीक, आ जाओ भैया आप आगे। लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेल डायग्राम क्या है भैया, ऑर्गेल डायग्राम केवल यूज होता है टेट्राहेड्रल, सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यूज होगा ऑर्गेल डायग्राम,
क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऑलवेज हाई स्पिन होते हैं, कभी भी लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, इस बात को याद रखना। आप कोई ग्रेजुएशन की बुक देखेंगे वहां पे लिखा रहता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन हाई स्पिन दोनों में इलेक्ट्रॉन भरता है, बिल्कुल गलत बात है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होते हैं, हाई स्पिन होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन बी लो स्पिन और हाई स्पिन, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो और हाई स्पिन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में ऑर्गेल डायग्राम काम नहीं करता है, यही ऑर्गेल डायग्राम का लिमिटेशंस है। ठीक है भाई, चलो, तो ये लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेल डायग्राम ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज नहीं होते। अब देखते हैं राका पैरामीटर इन नेफ्लॉग्जेटिक सीरीज। तो इसमें ये थ्योरी लिखा है, उसको मत पढ़ना, कोई मतलब का नहीं है, पढ़ोगे तो माइंड इधर उधर होगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वो चीज बस याद रख लेना आप, है ना, बाकी कुछ नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बस है। एक बार इससे सवाल आया है, तो देखो आपको ना बीटा पूछ सकता है। बीटा पूछेगा तो क्या पूछेगा, इधर देखेंगे ध्यान से, तो बीटा पूछेगा ना तो कॉम्प्लेक्स में राका पैरामीटर, कॉम्प्लेक्स में वो बोलेगा कॉम्प्लेक्स में राका पैरामीटर इतना और फ्री आयन में राका पैरामीटर इतना, कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय फ्री आयन, वो बोल के देता है कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय फ्री आयन, तो कॉम्प्लेक्स में इतना और फ्री आयन में इतना, तो बीटा डैश बाय बीटा करोगे, बीटा या बी बाय बी डैश बाई बी करेंगे तो आपको मिल जाएगा बीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं नेफ्लॉग्जेटिक पैरामीटर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्लॉग्जेटिक पैरामीटर बोलते हैं। तो ये नेफ्लॉग्जेटिक पैरामीटर के बेस पे, नेफ्लॉग्जेटिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपांडिंग, तो ऐसे लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं, और ये वैल्यूज क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। इस पे अगर हम कॉन्सेप्ट बनाएं कि ये लिगेंड है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा होगा, ये ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करता है, पूरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसी पे हम लोग काम करते हैं। तो हमेशा बी कॉम्प्लेक्स अपॉन बी फ्री आयन इज इक्वल टू बीटा, नेफ्लॉग्जेटिक पैरामीटर जिसको बोलते हैं। और ये गेट में एक बार सवाल आया है, तो ये सीरीज आप लोग याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, मान लो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दे दिया, क्या दे दिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दे दिया, और बोलेगा इसमें नेफ्लॉग्जेटिक पैरामीटर सबसे ज्यादा किसका है, तो आप किसको टिक करोगे, फ्लोरीन को टिक करोगे भैया। तो इतने ही लिगेंड्स दिए हुए हैं जिनमें नेफ्लॉग्जेटिक स्टडीज की गई हुई, तो ये ऑर्डर आया हुआ है। तो इसमें ज्यादा नहीं, आप सबसे ज्यादा किसका है वो याद रखना, फ्लोराइड का सबसे ज्यादा होता है, फ्लोराइड का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें भाई। कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल भी नहीं है कि इसको समझाया जाए या कुछ भी किया जाए, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। मैं बहुत इसको खोजा कि कुछ मिल जाए इसमें से, और बहुत सारे और लिगेंड मिल जाए जिससे अपन इसको और अरेंज कर लें, तो इतने ही डाटा पे इसका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा नेफ्लॉग्जेटिक इफेक्ट होता है फ्लोराइड का, ये याद रखेंगे, बाकी को याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। इसके अलावा आपको बीटा डैश कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला हमेशा माइंड में रखना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है जी वो क्या होता है, 15 बी डैश, 15 बी डैश इज इक्वल टू न्यू3 प्लस न्यू2 माइनस 3 न्यू1। तो आपको 3 ट्रांजिशन जैसे पहले दिया था 14,900, 22,400, 13,500 ऐसा कुछ देगा, उसमें आपको निकाल लेना है बीटा। तो ये जोड़ना घटाना करना, न्यू3 को न्यू2 से जोड़ देना और 3 न्यू1 से घटा लेना, बीटा आ जाएगा, है ना, बीटा डैश आ जाएगा, 15 से उसको डिवाइड कर देना, तो आपको यहाँ पर ये निकालने आ जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू जो होगा हमेशा न्यू3 की वैल्यू बड़ी, फिर न्यू2 फिर न्यू1 ऐसे आएगा, तो न्यू3 का वैल्यू हमेशा बड़ा रहेगा, फिर 2 फिर 1, ये तो देखे हैं हम लोग 14,900, 22,400 ऐसा कुछ कुछ था। तो इससे आपको बीटा डैश निकालना पड़ सकता है, कई बार आ सकता है। ठीक, अब यहाँ पे सिलेक्शन रूल हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोगों ने थोड़ा पहले डिस्कस किया हुआ है और सब लोगों को पता होता है। 2 टाइप के सिलेक्शन रूल हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल, दूसरा होता है लापोर्टे सिलेक्शन रूल। तो स्पिन सिलेक्शन रूल और लापोर्टे सिलेक्शन रूल हम लोग पढ़ते हैं अभी। चलिए, तो ये सबको पता है भैया, लापोर्टे सिलेक्शन रूल क्या होता है।
लपोटे सिलेक्शन रूल में क्या होता है, डेल एल में जो चेंज है वो +-1 होता है। डेल एल में चेंज क्या होता है, +-1, मतलब जीरेड से अनजीरेड जा सकते हैं, जबकि अनजीरेड से अनजीरेड या जीरेड से जीरेड नहीं जा सकते। कहने का मतलब वही है, एस से पी ऑर्बिटल जा सकते हैं और पी से डी ऑर्बिटल जा सकते हैं और डी से एफ ऑर्बिटल जा सकते हैं, लेकिन आप एस से डायरेक्ट डी नहीं जा सकते, पी से डायरेक्ट एफ नहीं जा सकते। यही क्या बोलता है, लपोटे बोलता है। तो लपोटे के हिसाब से डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जाना, लपोटे सिलेक्शन रूल के हिसाब से डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जाना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन ऊपर एनर्जी लेवल पे, यही क्या है भैया, डीडी ट्रांजिशन है। और हम लोग क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन की डीडी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू लपोटे सिलेक्शन रूल, डीडी ट्रांजिशन इज लपोटे फॉरबिडन। लपोटे सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम मेटल आयन के डी ऑर्बिटल से सेम मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये हुआ लपोटे सिलेक्शन रूल, जो बोलता है जीरेड से अनजीरेड या अनजीरेड से जीरेड आ सकता है, जबकि सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा। ठीक, यहाँ पे लपोटे सिलेक्शन रूल में जो एप्सिलॉन आता है रिलैक्सेशन के कारण, तो 5 से 500 तक आता है ये। ठीक, अब लपोटे सिलेक्शन रूल में जो रिलैक्सेशन आता है, लपोटे सिलेक्शन रूल में जो रिलैक्सेशन आता है वो किसके कारण आता है, कि डी ऑर्बिटल का नेचर प्योर डी नहीं रहता। डी ऑर्बिटल का जो नेचर है प्योर डी नहीं रहता। तो प्योर डी कैसे नहीं रहता, डी ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर की मिक्सिंग हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, डी ऑर्बिटल में ना पी कैरेक्टर की मिक्सिंग हो जाती है। ये मिक्सिंग होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो सेंट्रोसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स जो नहीं रहता ना, वहां पर पी जो कैरेक्टर है, मतलब पी ऑर्बिटल के कैरेक्टर डी ऑर्बिटल में आ जाते हैं। पी ऑर्बिटल के कैरेक्टर डी ऑर्बिटल में आ जाते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पी ऑर्बिटल टाइप का हो जाता है। तो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं डीपी मिक्सिंग। तो एक टाइप नीचे के ऑर्बिटल डी टाइप बिहेव कर रहे हैं, तो ऊपर वाले ऑर्बिटल पी टाइप कर देते हैं, या ऊपर ऑर्बिटल पी टाइप कर रहे हैं तो नीचे वाले ऑर्बिटल डी टाइप बिहेव कर देते हैं। इसको बोलते हैं पीडी मिक्सिंग या डीपी मिक्सिंग बोलते हैं। ये होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जिस कारण से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का कलर ज्यादा इंटेंस होता है ऑक्टाहेड्रल से। जिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कलर ज्यादा इंटेंस दिख रहा है, मतलब वहां पर क्या हुआ है, पीडी मिक्सिंग ज्यादा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। पीडी मिक्सिंग कहां कौन से केस में होता है भैया, टेट्राहेड्रल कंपाउंड के केस में होता है। इसलिए डीडी ट्रांजिशन के कारण वहां कलर थोड़ा इंटेंस आता है, गहरा आता है। ये लिखा हुआ है भाई, जो चीज मैं बोला ना वो यहाँ पे लिखा है। व्हेन ट्रांजिशन मेटल आयन फ्रॉम complex, it is surrounded by ligand and there is some p and d orbital mixing, it is called dp or pd mixing. Now in the complexes transitions are no pure pd in nature, तो dd transition नहीं होता वहां पर, क्योंकि नेचर उसका प्योर d नहीं रह गया है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जिस कॉम्प्लेक्स में नहीं होता ना, वहां पर होता है ये पीडी मिक्सिंग। अब अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट, मतलब आपको मैं बता रहा हूं कि लपोटे सिलेक्शन रूल में जो मतलब हम लोग बोल रहे हैं डीडी ट्रांजिशन लपोटे फॉरबिडन है, लपोटे अलाउड नहीं करता, तो कलर कैसे इंटेंस होता है, तो कलर इंटेंस होने के लिए हमको कुछ एक्सक्यूज बताना पड़ेगा। रूल को फॉलो नहीं कर रहा है बोल रहे हैं, तो आप कलर को कैसे इंटेंस बताओगे। तो उसके लिए हम लोग पहला देख लिए कि पहला क्या होता है, पीडी मिक्सिंग होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, या बोलते हैं कि जो अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड मतलब अगर मैं बात करता हूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं, देखिए ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, ये क्रोमियम में मैंने 6 अमोनिया लगाया 2+5, ठीक, 6 अमोनिया लगाया, और इसी क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में मैं 5 अमोनिया लगा देता हूं और एक क्लोरीन लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, एक क्लोरीन लगा दिया भैया। अब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, 6 के 6 लिगेंड क्या है भाई,
सेम है, और यहाँ पे एक लिगेंड क्या है, सेम नहीं है। मान लो बोले ये वाला लिगेंड जो है क्लोराइड है, बाकी लिगेंड सेम है, तो इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई। सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई मतलब वहां पर पीडी मिक्सिंग होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कोई ऑर्बिटल जीरेट टाइप के होंगे और कोई ऑर्बिटल अनजीरेट टाइप के होंगे जब ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होगी तब। क्योंकि जीरेट से अनजीरेट में ट्रांजिशन अलाउड हो जाएगा, या बोलेंगे लपोटे के हिसाब से ट्रांजिशन पार्शियली अलाउड होगा, तो उस कंपाउंड में जो कलर है वो क्या होगा, इंटेंस होगा, क्योंकि वहां पर पीडी मिक्सिंग बढ़ गया। तो पीडी मिक्सिंग कैसे बढ़ता है, एक तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, या फिर अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। तो देखो भैया, आपको पूछेगा कलर कहाँ इंटेंस होगा, यहाँ या यहाँ, तो हमेशा देखना जहां पर अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड्स होंगे, यहाँ 6 के 6 लिगेंड सेम है, जबकि यहाँ पर 6 के 6 लिगेंड सेम नहीं है, 5 अलग है, 5 अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पर लपोटेड ट्रांजिशन क्या होगा, पार्शियली अलाउड होगा, और यहाँ पर कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक, अब यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जी, कि कलर की इंटेंसिटी वो पूछ रहा है, या पूछ रहा है एप्साइलॉन। एप्साइलॉन मतलब जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां का एप्साइलॉन ज्यादा होता है, एब्जॉर्बेंस ज्यादा होता है यार। तो टेट्राहेड्रल में पीडी मिक्सिंग ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर एप्साइलॉन ज्यादा है। फिर अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल है, ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल है। फिर ये है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ये क्या है जी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर ट्रांजिशन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर कम, और सबसे कम यहाँ होगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एप्साइलॉन सबसे ज्यादा होगा और यहाँ पर एप्साइलॉन सबसे कम होगा, और एप्साइलॉन का जो यूनिट है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, ये आपको लिखा हुआ है। ये है भैया आपका लपोटे सिलेक्शन रूल और उसके रिलैक्सेशन। तो लपोटे सिलेक्शन रूल बोलता है डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दैट मींस एस से पी, पी से डी, डी से एफ, मतलब एक ऑर्बिटल ऊपर या एक ऑर्बिटल नीचे हम जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन के रूप में, लेकिन सेम से सेम ऑर्बिटल में नहीं जा सकते, या एक से ज्यादा चेंज करके हम एस से डायरेक्ट डी या पी से डायरेक्ट एफ ऐसे हम नहीं जा सकते। अब लपोटे सिलेक्शन रूल में जो रिलैक्सेशन होता है वो दो कारण से होता है। वो होता है पहला पीडी मिक्सिंग, और पीडी मिक्सिंग के कारण से क्या होता है, डी 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 ऑर्बिटल का जो नेचर है वो प्योर डी नहीं रहता, वो इसलिए पीडी का कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ जाता है, मिक्सचर कैरेक्टरिस्टिक, वहां पर ट्रांजिशन थोड़े पार्शियली अलाउड हो जाते हैं। ऐसे ही अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जहां पर हम लोगों ने सेंटर ऑफ सिमेट्री को खत्म कर दिया है, वहां पर लपोटेड ट्रांजिशन पार्शियली अलाउड होते हैं। और पार्शियली अलाउड लपोटेड ट्रांजिशन में जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो वेरी करती है 5 से 500 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। तो लपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन या बोले लपोटे पार्शियली ट्रांजिशन में ये 500 से 5 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर तक वैल्यूज आती है। अब स्पिन सिलेक्शन रूल आप लोगों ने पढ़ लिया है, अभी फिर कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि क्या बोला था भैया, स्पिन सिलेक्शन रूल मतलब डेल एस, स्पिन में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होना चाहिए, या स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखना, स्पिन सिलेक्शन रूल को चेक करोगे तो हमेशा कैसे चेक करना भैया, आप चेक करना कि स्पिन सिलेक्शन रूल D5 और D10, किसमें, D5 और D10 को छोड़कर, D5 और D10 को छोड़कर, D5 और D10 को छोड़कर बाकी सारे स्पिन ट्रांजिशन अलाउड होते हैं। क्या बोला मैं, D10 मतलब इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही नहीं वहां पे, इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन खसकने का जगह ही नहीं है। ऐसे ही D5 सिस्टम हाई स्पिन में, उसको छोड़कर बाकी सारे जगह पर स्पिन ट्रांजिशन क्या होंगे, अलाउड होंगे। ठीक है भाई, D5 और D10 को छोड़कर, D10 तो होता ही नहीं है, D5 हाई स्पिन को छोड़कर बाकी सारे ट्रांजिशन आपके स्पिन अलाउड होंगे, ये बात याद रखेंगे। अब स्पिन
अब स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन आपको कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा यार, अभी पढ़ाया हूं मैं, D5 सिस्टम में स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन मिलता है। वो भी D5 किसमें? हाई स्पिन D5। किसमें? हाई स्पिन D5 में आपको स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या करेगा? मिलेगा। आपको स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन किसमें मिलेगा? D5 सिस्टम में मिलेगा। अब हम लोग एप्सिलॉन के बेस पे क्या करेंगे? स्पिन सिलेक्शन रूल ब्रेक डाउन होता है या स्पिन सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होता ना, तो इसका जो वैल्यू है वो बहुत कम आता है, 1 से 10⁻²। कितने तक आता है एप्सिलॉन का वैल्यू? 1 से लेके 0.01, है ना? ये मतलब 1 से लेके 10⁻², बहुत कम आता है। तो मतलब जहां पर स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, जैसे मैग्नीज और आयरन के कॉम्प्लेक्सेस में जो ट्रांजिशन होते हैं, उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू अपनी आती है 0.01 से लेके 1 तक आती है। चलो अब यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसके हिसाब से अगर दोनों सिलेक्शन रूल अलाउड है, कौन? लपोटे भी अलाउड है, स्पिन भी अलाउड है, तो 10,000 के करीब आता है क्या? एप्सिलॉन की वैल्यू वेरी वेरी हाई। इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। यहाँ पर कलर बहुत ही इंटेंस होता है। ये होता है LMCT या MLCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर या मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर या मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसका एग्जांपल है MnO4- CrO4 2- और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसको नहीं लिखा गया है क्योंकि हम लोग चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी पढ़ने वाले हैं। अगर लपोटे ट्रांजिशन पार्शियली अलाउड है और स्पिन अलाउड है तो ये वैल्यू 500 तक आता है। अब इस कंडीशन में जो ट्रांजिशन है उसको बोलेंगे हम लोग DT ट्रांजिशन। और यहाँ पर लपोटेड ट्रांजिशन पार्शियली अलाउड मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा या अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल होगा या अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल होगा। अब तीसरा कंडीशन, लपोटेड ट्रांजिशन फॉरबिडन है जबकि स्पिन बस अलाउड है, वैल्यू बहुत कम आता है। देखो तो यहाँ पर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होते हैं। क्या होते हैं? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में D5 सिस्टम बस मत हो, वहां पर स्पिन अलाउड हो जाएगा जबकि लपोटे फॉरबिडन हो जाएगा। अब लपोटे पार्शियली अलाउड है जबकि स्पिन फॉरबिडन है, बहुत कम होगा वैल्यू। ये भी ट्रांजिशन क्या कहलाएगा? DD। ये देखो यहाँ पर D5 सिस्टम है और ऐसा है हाई स्पिन। तो हाई स्पिन D5 में जी स्पिन क्या है भाई? स्पिन ट्रांजिशन कैसा है? फॉरबिडन है। स्पिन ट्रांजिशन फॉरबिडन है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम बोल सकते हैं कि लपोटे पार्शियली अलाउड है। ये क्या है? पार्शियली अलाउड है। अब दोनों ट्रांजिशन फॉरबिडन हो जाए, दोनों ट्रांजिशन क्या हो जाए? फॉरबिडन हो जाए, तो ऐसा होता है D5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। D5 ये देखो मैग्नीज D5 है और ऑक्टाहेड्रल है। D5 मतलब स्पिन तो गयो, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है मतलब वहां पर DP मिक्सिंग नहीं होगा। DP मिक्सिंग नहीं होगा मतलब लपोटे भी क्या हो गया भैया? फॉरबिडन हो गया। लपोटे भी क्या हो गया? फॉरबिडन हो गया। तो सबसे कम इंटेंसिटी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स दे देगा और आपको पहचानना है कि किसमें स्पिन अलाउड होगा, किसमें फॉरबिडन। तो जिस कॉम्प्लेक्स में दोनों ट्रांजिशन, दोनों सिलेक्शन रूल फॉलो होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जिसमें फॉरबिडन होगा दोनों ट्रांजिशन, वहां पे उसकी इंटेंसिटी कम होगी। बस यही चीज याद रखना है। ये लिखा है हाई स्पिन D5 और टेट्राहेड्रल D5 स्पिन फॉरबिडन, रिमेनिंग ऑल ट्रांजिशंस आर स्पिन अलाउड। रिमेनिंग ऑल ट्रांजिशंस आर स्पिन अलाउड। बस ये चीज आपको याद रखना है। चलो अब देखते हैं हम लोग चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या बोलता है? कितने टाइप के होते हैं ये चार्ज ट्रांसफर? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। 4 टाइप के पढ़ेंगे। लिगेंड टू मेटल, तो यहां पे लिखा हुआ है
Charge transfer spectra originates from redistribution of electron density within a molecule. It involves transfer of electron density between metal ion or ligand orbitals in a metal complex. अब यहाँ पे तो लिख दिया यार, लिगेंड से मेटल में चले जाए, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, या मेटल से लिगेंड में चले जाए, मेटल से मेटल में चले जाए, या लिगेंड से लिगेंड में ही चला जाए। ठीक है भाई, चलो ये दिया हुआ है बस। यहाँ पे लिखा है इन मेटल कार्बोनाइड्स, यही चीज अभी बता रहा था आप लोगों को, इन मेटल कार्बोनाइड्स एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ हाई इंटेंसिटी हाई एब्जॉर्प्टिविटी एप्सिलॉन are observed, but metal carbonides are colorless because above transition lies in the UV region, not in the visible region. तो मेटल कार्बोनाइड्स जो हैं वहां पर चार्ज ट्रांसफर होगा, ऑलवेज मेटल कार्बोनाइड्स में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा, दैट मींस वहां पर एप्सिलॉन ज्यादा आएगा, ट्रांजिशन जो बैंड है एब्जॉर्प्शन बैंड उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन कंपाउंड कलरलेस दिखेगा क्योंकि वो जिस रीजन में लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो रीजन है यूवी रीजन। अगर वो विजिबल रीजन में कलर लाइट एब्जॉर्ब करते तो वो इंटेंस कलर के दिखते। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स के कलर फुल होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो विजिबल रीजन में लाइट का एब्जॉर्प्शन करे, ठीक, तभी हमको कलरफुल दिखेगा। अब पहला ट्रांजिशन हम लोग देख रहे हैं लिगेंड टू मेटल। अब यहां पे ये दिख रहा है मेटल लिगेंड टू मेटल, अगर चार्ज ट्रांसफर बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर अगर बढ़ेगा तो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, पाई बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सभी चीज बढ़ेंगे, क्या क्या, बॉन्ड ऑर्डर मतलब दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्योंकि लिगेंड अब मेटल को वापस से मतलब लिगेंड क्या कर रहा है मेटल को और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएंगे, बॉन्ड बनेंगे, इसलिए मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब इसको खींचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, अब हमको क्या करना है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के लिए मेटल और लिगेंड जितने पास पास होंगे दोनों में एनर्जी गैप जितना कम होगा उतना लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ज्यादा होगा। अब इसका कंडीशन देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक लिगेंड में होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक मेटल में होना चाहिए। लिगेंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, तो यहाँ पर लिगेंड में इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा होना जरूरी है और इलेक्ट्रॉनों का हायर एनर्जी लेवल में होना जरूरी है ताकि वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से छोड़ सके। तो देखना क्या है, लिगेंड शुड हैव फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी, लिगेंड हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, लिगेंड शुड बी इजिली ऑक्सीडाइजेबल, ऑक्सीडाइजेबल मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, लिगेंड शुड हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास न रखना चाहे और दे देना चाहे मेटल को। तो मैं बोला जो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, ये जो जिसको इलेक्ट्रॉन देना है उसको पास इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता ज्यादा नहीं होना चाहिए, हायर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना भाई, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने वाला होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ सके। इसका जस्ट उल्टा कैरेक्टरिस्टिक किसमें होगा, मेटल में होगा। तो देखो भैया, मेटल के पास सबसे पहले लो और एनर्जी के ऑर्बिटल होने चाहिए, खाली ऑर्बिटल होने चाहिए जिससे वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को रख सके, मेटल का साइज भी छोटा होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर सके। तो मेटल शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, लोअर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब अगर मैं बोलूं 3D 4D और 5D में इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहता है बोलूंगा तो 3D लेना चाहता है, फिर 4D फिर 5D। 3D क्यों, क्योंकि 3D का साइज छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से खींचेगा यार, है ना, इसलिए 3D में वो इलेक्ट्रॉन
ज्यादा लेना चाहेगा। मेटल शुड हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा दैट मीन्स मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की जितनी कमी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से वो लेना चाहेगा या लेगा। हाई जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना चाहिए यार, मतलब साइज छोटा होना चाहिए। हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, छोटा साइज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी मेटल का ज्यादा होता है। अब हम लोग यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेटल एक ही है, मेटल क्या है, सेम है, तो उसका एनर्जी क्या रहेगा, हर कंडीशन में सेम रहेगा। लेकिन लिगेंड देख रहे हैं, लिगेंड में एनर्जी अभी क्या था भाई, ये लिगेंड में ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है। तो एनर्जी बढ़ रहा है मतलब ये मेटल जल्दी पास जा रहा है। तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड में कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, आयोडाइड छोड़ेगा, इसलिए दोनों के बीच का गैप क्या है भाई, कम है। दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है ना, ये जो जो एनर्जी गैप आ रहा है वो कम आ रहा है सेम मेटल के लिए, तो आयोडाइड पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब एलएमसीटी कौन अच्छे से देगा, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। ऐसे ही ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरम, टेल्यूरम में, सेलेनियम टेल्यूरम में सबसे अच्छा कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनर टेल्यूरम, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। ऐसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में कौन है, एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। तो एक फैमिली में जो नीचे का जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, उसमें मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना भाई, इसलिए नीचे का जो एलिमेंट है वो आसानी से लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है। चलिए अब आ जाओ भैया यहाँ पे, ये देखो जी दिया हुआ है यार, अब इसको मैं पढ़ा भी चुका हूं, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, चलो देखो ध्यान से कैसे करना है। देखो ये क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये एक ही फैमिली का है यार, एक ही फैमिली का है, मन तक रे, है ना, इसी के फैमिली का है ना, मैग्नीज की फैमिली का है। तो हम लोग देखते हैं ये 3D है, ये 4D है और ये 5D है। तो मैग्नीज अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि टैक्सीनियम की रीनियम, मैग्नीज अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो मैग्नीज, फिर टीसी है ना, ये टीसी है भैया, ये टैक्सीनियम, फिर रीनियम, 3 2 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सॉल्व किए हैं इसको। ठीक ऐसे ही क्रोमियम, ये करोड़ों मोल वाला, ऐसे देखते थे अपन, करोड़ों मोल वाला, तो ये क्या है, फिर से ये 3D है, ये 4D है, ये 5D, लिगेंड सब में क्या है भाई, सेम है, तो हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3D, क्रोमियम का छोटा है, क्रोमियम ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए क्रोमियम वाले में एलएमसीटी ज्यादा, फिर मॉलिब्डेनम, फिर टंगस्टन वाले में होगा। यहीं पे और आप लोगों को एक चीज बताता हूं, जहां पर एलएमसीटी ज्यादा है वहीं पे मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, मतलब कम होगा। ठीक, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर सबसे ज्यादा क्रोमियम वाले में होगा, मतलब वहां बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी और एलएमसीटी भी ज्यादा होगा। अब आपको एनर्जी पूछे, आपको क्या पूछे, एनर्जी कहां ज्यादा लगेगा, तो एनर्जी भैया एलएमसीटी आसानी से किसमें हो रहा है, क्रोमियम, फिर मॉलिब्डेनम, फिर टंगस्टन, तो एनर्जी पूछे तो 1 2 3 में एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें लगेगा, तीसरे में, फिर दूसरे में, फिर पहले में, मतलब जहां पर एलएमसीटी आसानी से हो जा रहा है वहां एनर्जी कम, और जहां पर कठिनाई से होगा वहां पर एनर्जी ज्यादा। जैसे कि 3D वाले में एलएमसीटी आसानी से हो रहा है वहां पर सबसे कम एनर्जी, 4D वाले में उससे ज्यादा, 5D वाले में उससे ज्यादा लगेगा। तो ये अब ये 2 सवाल मैंने बना दिए, ये आया हुआ है सेट के एग्जाम में बार बार, है ना भाई, आया हुआ है, एपी में भी आया हुआ है। अब देखो ये देखते हैं, ये कंडीशन में बताया आप लोगों को, कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, अब लिगेंड चेंज हो रहा है, एक बार क्लोराइड है, एक बार ब्रोमाइड है, एक बार आयोडाइड है। तो अभी पढ़े हैं पिछले पेज में कि लिगेंड का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर कम होगा
तो LMCT अच्छे से होगा। तो आयोडाइड, ब्रोमाइड और फ्लोराइड में या क्लोराइड में कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा? आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। तो आयोडाइड तीसरा है, फिर ये दूसरा है, फिर पहला, तीसरा दूसरा पहला, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया कॉमन है सब में, एक बार फ्लोरीन है, एक बार क्लोरीन है, एक बार ब्रोमीन है। अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा भैया? सबसे पहले ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो यहाँ पर भी ऑर्डर आ जाएगा आपका LMCT का 3 2 1, ठीक, 3 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अब एनर्जी और वेवलेंथ पूछे तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगा? एनर्जी, इसका एनर्जी के आर्डर में अगर जमाने बोले तो एनर्जी F वाले में लगेगा, फिर क्लोराइड वाले में, फिर ब्रोमाइड वाले में लगेगा, है ना। ये एनर्जी का ऑर्डर दिया हुआ है। अब इसी को वेवलेंथ करें तो हमको पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यहाँ पर λ1, λ2, λ3 ऐसे करें, एनर्जी यहाँ पर क्या है? E1, E2, E3 है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा भैया। लैम्डा किसका ज्यादा हो जाएगा? 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। एनर्जी और लैम्डा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये है आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के एग्जांपल्स हैं जी बहुत सारे, ये सारे दिए हुए हैं। ये CDS ज्यादातर D0 और D10, हमेशा याद रखना क्या? D0 या D10 आपको सिस्टम मिले वहां पर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। जैसे कि ये D10 है, ये भी D10 है ना। अब बाकी ज्यादातर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, मतलब ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ये होते हैं, और ऑक्सीजन होता है डोनर के फॉर्म में, सल्फर होता है ना। उस कंडीशन में लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। ये देखिए सारा चीज लिखा हुआ है, ये एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स है, ठीक। रेड एंड येलो कोर्स ऑफ आयरन किस लिए होता है? ऐसे स्टेटमेंट बना देगा, रेड इन येलो कलर ऑफ आयरन कोर्स इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। जो ऑक्साइड होते हैं ना, ऑक्साइड वो इसको इलेक्ट्रॉन देता है आयरन को, ये लिगेंड है, ये मेटल है। अब हम लोग देखेंगे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। अब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर में दो, लिगेंड में क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? अब लिगेंड को इलेक्ट्रॉन लेना है तो लिगेंड के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। कितनी एनर्जी का होना चाहिए? लो एनर्जी का होना चाहिए। और लिगेंड शुड बी इजिली रिड्यूसिबल, है ना। लिगेंड को इलेक्ट्रॉन लेना है तो लिगेंड में खाली ऑर्बिटल होना चाहिए कम एनर्जी का, और लिगेंड इजिली रिड्यूसिबल मतलब लिगेंड आसानी से रिड्यूस हो जाना चाहिए। मेटल में क्या होना चाहिए? मेटल में फील्ड ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी, मतलब हायर एनर्जी से ज्यादा ऑर्बिटल होना चाहिए। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर नहीं निकले हो, इलेक्ट्रॉन उसी पे ज्यादा रहे, उसको बोलते हैं हम लोग लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे ज्यादा रहेगा। मेटल शुड बी इजिली ऑक्सीडाइजेबल, मतलब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ दे, तो बहुत अच्छी बात है। मेटल शुड हैव हाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो जस्ट उल्टा हो गया कंडीशन। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर में इलेक्ट्रॉन, अब मेटल को देना है तो मेटल को इलेक्ट्रॉन देना है, तो हम लोग जब भी कभी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी किसमें बढ़ती है? ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है और एटम का साइज भी बढ़ते जाता है। एटम के साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन छोड़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर अगर याद है तो जस्ट उल्टा यहाँ पे उसका इमेजिन करेंगे तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट लो होना चाहिए, जो चीज को हम देख सकते हैं उस चीज को मैं याद रखता हूं। अब आप बोलोगे मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, लोअर एनर्जी का, एनर्जी देखने का मशीन है क्या आपके पास? नहीं है ना। आप क्या देखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो यार। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम होगा उतना ही मेटल आसानी से मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर में इन्वॉल्व होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा, मतलब 3D 4D 5D में हम प्रिफर करेंगे कि 5D का हो तो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन वो देगा।
ठीक, आ जाओ भैया, अब इधर आ जाओ। अब देखो इधर सारे में लिगेंड सेम है, मेटल भी सेम है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब देखो, तो सबसे पहले एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा है, मतलब जहां सबसे कठिनाई से ट्रांजिशन होगा वहां एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो हम क्या निकाल लेते हैं ऑर्डर यार, हम निकाल लेते हैं आसानी से ट्रांजिशन कहां होता है उसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो सबसे आसानी से ट्रांजिशन होगा, देखो जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा कहां है, ई में, है ना, फिर है बी में, फिर कहां है ए में, फिर कहां है बी में, फिर कहां है सी में। ये किसका ऑर्डर हो गया, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर का ऑर्डर हो गया। किसका ऑर्डर हो गया, आसानी से आपको जैसे आप पढ़े उसी ऑर्डर को फॉलो करना। तो ये मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर का ऑर्डर हो गया, आसानी से होने वाला ट्रांजिशन। और सबसे आसानी से ये हो रहा है, तो सबसे कठिनाई से कौन होगा, सी, फिर बी, फिर ए, फिर डी। यही तो लिखा हुआ है ना एनर्जी, ये आसानी से ट्रांजिशन होगा यहाँ। तो यहाँ से सबसे कठिनाई से होगा, कठिनाई से होगा मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी। सी, फिर बी, फिर ए, फिर डी, सी बी ए। अब एनर्जी, अब वेवलेंथ पूछा है, देखो एमएलसीटी टेक्स प्लेस इजीली ऑन, ये देखो ई डी ए बी सी दिया, ये ऑर्डर हो जाएगा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। एक मिनट के, जैसे कि मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ले लूं। चलो चल भाई मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा देर अपन फ्लैशबैक में चले जाते हैं, आ जाओ। अब मैं बिना कोई टेबल के आपको बताऊंगा जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है। चलो अब हम लोग लिखते हैं, मान लो मैं लिखा FeCl6 माइनस CrO4 माइनस MnO4 माइनस TCO4 माइनस, ये लिख दिया। यहां पे लिख देता हूं MnCl6 माइनस 4 FeH2O 3 प्लस, और लिख देता हूं FeCl4 माइनस 1 MnCl4 माइनस 2, और लिख देता हूं। अब चलो, अब यहां आता हूं, क्रोमियम NH3 5 टाइम्स H2O। आ जाओ, ये नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, रिप्लाई करना सब लोग। हाँ, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट में देखूं, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट में देखूं, यहाँ पर 4 प्लस आएगा, आएगा 4 प्लस। नॉर्मल आयरन होता है 3d6 4s2, ये क्या हो जाएगा, 2 यहां जाएगा, 2 यहां जाएगा, 3d4 और 4s 0। इस कंडीशन में स्पिन अलाउड होगा कि नहीं होगा, स्पिन अलाउड होगा ना, बोलो होगा कि नहीं। मैंने क्या बताया है, D5 हाई स्पिन और D10 में बस क्या होगा, फॉरबिडन होगा, बाकी में स्पिन अलाउड। यहाँ पर स्पिन अलाउड होगा। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है यार, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा ऑक्टाहेड्रल है ये, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। कैसा है ये, अभी हमको दिख रहा है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है ना। तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है भैया, तो यहाँ पर यार सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है, तो यहाँ पर ये लपोटे क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। लपोटे क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। अब इन सब कंपाउंड में आप लोगों ने देख लिया भैया ये कहाँ का है, भैया ये चार्ज ट्रांसफर का है। कैसे कहाँ का है, ये चार्ज ट्रांसफर का है। आपको पता चल जाएगा चार्ज ट्रांसफर कहाँ होता है, चाहे वो लिगेंड टू मेटल हो या मेटल टू लिगेंड। तो लिगेंड टू मेटल या मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर में स्पिन और लपोटे सिलेक्शन, स्पिन और लपोटे दोनों क्या होता है, अलाउड होता है। इसीलिए एप्सिलॉन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है इसमें। ठीक है भाई,
इसमें हाई होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये मैग्नीज और आयरन 3+ है, मतलब मैग्नीज 2+ और आयरन 3+ है। इस कंडीशन को मैं बताया था, ये क्या है 3d5 है। d5 कैसा है, हाई स्पिन है। d5 हाई स्पिन मतलब यहाँ पर कैसा है, स्पिन फॉरबिडन है। जो बताया उसको मैं प्रूफ कर रहा हूं ना, ये कैसा है, ये स्पिन फॉरबिडन है। और कॉम्प्लेक्स में छयों के छयों लिगेंड बिल्कुल सेम है, मतलब इसको बोलेंगे ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। तो स्पिन फॉरबिडन है, एज वेल एज क्या है, लपोटे भी फॉरबिडन है। लपोटे भी क्या है भाई, फॉरबिडन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। ठीक, समझ आया अभिलाषा? यस सर। हाँ, अब देखो, अब सेम कंडीशन, आयरन यहाँ 3+ है और मैग्नीज यहाँ 2+ है, मतलब d5 है, d5 है, हाई स्पिन है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज हाई स्पिन होते हैं, मतलब यहाँ स्पिन क्या हो गया भैया, स्पिन क्या हो गया, फॉरबिडन हो गया। स्पिन कैसे हो गया, फॉरबिडन हो गया। लेकिन लपोटे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पार्शियली अलाउड होता है। क्या होता है, पार्शियली अलाउड होता है। क्या होता है, पार्शियली अलाउड होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लपोटे ट्रांजिशन क्या होता है, पार्शियली अलाउड होता है। अब देखेंगे ये अमोनिया, हाँ ये देखो, अब इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के क्रोमियम लिखा था क्या, हाँ, इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम के साथ क्रोमियम 2+, मतलब ये आ जाएगा 3d4 और 4s0। अब यहाँ पे भैया ये कॉम्प्लेक्स स्पिन अलाउड है। अब अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल है, तो स्पिन तो इसमें अलाउड होगा ही होगा, और अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, लपोटे पार्शियली अलाउड है। क्या बोल सकते हैं, लपोटे पार्शियली अलाउड होगा, क्योंकि यहां पर कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है। समझ आया जी? स्पिन के लिए पहले देख लेना, फिर लपोटे के लिए। लपोटे के लिए कैसे देखोगे, टेट्राहेड्रल हो तो लपोटे पार्शियली अलाउड, अलाउड कभी भी नहीं होगा, पार्शियली अलाउड। अलाउड दोनों ट्रांजिशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में होंगे। तो लपोटे पार्शियली अलाउड कहां होगा, या तो टेट्राहेड्रल में, या तो अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। और स्पिन कहां फॉरबिडन होता है, आपको पता है, हाई स्पिन d5, बाकी को अलाउड कर देना। समझ आया आप? आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ बोलो। अगर इंटेंस कलर आ रहा है मतलब दोनों ट्रांजिशन अलाउड होंगे, और पेल कलर आने का कारण होता है एक ट्रांजिशन अलाउड एक नहीं। हाँ, या तो दोनों ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा या एक ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, है ना, मतलब फॉरबिडन ट्रांजिशन के कारण ही पेल कलर आते हैं। मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स है, दोनों ट्रांजिशन फॉरबिडन है, फिर भी पेल पिंक आता है, एकदम फीका पिंक कलर, तो दोनों ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन। वहां पर कॉम्प्लेक्स हमको देखना पड़ेगा, तब बता पाएंगे जी हम, है ना। तो फॉरबिडन ट्रांजिशन के कारण ही पेल कलर आते हैं, है ना, फीके कलर आते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ? यस सर। अब आ जाऊं, हाँ चलो भैया अब आ जाओ यार। अब थोड़ा मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का टच देते हैं यहाँ पे। वैसे कोई काम का नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब ऐसे वाला थ्योरी, फिर भी यहाँ पर अपन थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का टच देते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे हम लोग ऑर्बिटल व्यू बनाते हैं चार्ज ट्रांसफर का, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं अपन। तो एस ऑर्बिटल का सिमेट्री मैच होता है a1g, p ऑर्बिटल का t1u, d ऑर्बिटल का पता है t1g, और ऑक्टाहेड्रल है इसलिए gg यूज कर रहे हैं, और टेट्राहेड्रल होगा तो g भी हटा देंगे अपन। ठीक, चलो अब आओ भैया, इसमें दो चीज होते हैं। क्या दो चीज होते हैं, एक होता है लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स और एक होता है मेटल ग्रुप ऑर्बिटल्स। देखिए भैया ध्यान से, ये देखो, ये है एलजीओस, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल। ये ऑक्टाहेड्रल है ना, तो मेरे को कितने लिगेंड, कितने ऑर्बिटल की जरूरत है, 6 लिगेंड की जरूरत है, और 6 लिगेंड के लिए 6 ऑर्बिटल यार, Ml6 है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल है, प्लस माइनस n, है ना।
तो ये एलजीओस है। एलजीओस किससे मिलकर बना होता है? Eg, A1G और T1U। Eg मतलब 2 ऑर्बिटल, A1G मतलब 1 ऑर्बिटल, T1U मतलब 3 ऑर्बिटल। 3 1 4 और 2 6 हो गए ना, 6। अब इनको एनर्जी के ऑर्डर में जमा दो। सबसे कम एनर्जी का A1G रहता है, फिर T1U रहता है, फिर Eg रहता है। यार ये आपका लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल जम गया। अब इधर देखते हैं MgOs, क्या बोलते हैं इसको? MgOs, मेटल ग्रुप ऑर्बिटल्स। तो मेटल के पास क्या रहता है? d ऑर्बिटल रहता है, इसको n-1 d बोलते हैं। फिर s रहता है, p रहता है। तो यही d ऑर्बिटल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है ना, ये T2G और Eg। ऑक्टाहेड्रल में क्या रहता है? T2G नीचे, Eg ऊपर। अब ये भैया ये T2G ना कैसे नेचर का होता है? नॉन बॉन्डिंग, यही आपको पूछ लेगा। T2G कैसे नेचर का रहता है? नॉन बॉन्डिंग नेचर का रहता है। फिर ये Eg जो रहता है ना, वो Eg स्टार है। तो ये कैसे रहता है भैया? ये एंटी बॉन्डिंग नेचर का। इधर के ऑर्बिटल कैसे हैं? पूरे स्टार लगा लेना यहाँ पे, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो T2G कैसे रहता है यहाँ पर? नॉन बॉन्डिंग। बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब कैसे हैं भाई? एंटी बॉन्डिंग है। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? ऐसे पूछ देगा यार आप, इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे ऐसे पूछेगा। तो लिगेंड 6 लिगेंड है, मान लो एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं मैं। एक कॉम्प्लेक्स क्या ले लूं भैया? CrNH3 6 3 प्लस, मतलब ये D3 है ना, 3D3 और 4s0। चलो अब लिगेंड कितने हैं? 6 ऑर्बिटल है। 6 ऑर्बिटल मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ ठीक है, 3 1 4 3 1 4, हाँ Eg 2 ठो है। अच्छा ये तो लिगेंड के ऑर्बिटल इधर भर गए लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स में। इसी के एंटी बॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग मेटल ग्रुप ऑर्बिटल्स होते हैं। अब मेटल के डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कैसे भरोगे? T2G में अब भरोगे T2G में 1 2 और 3 ऐसे भरोगे यार। और इन दोनों के बीच का गैप क्या है भैया? ये भी क्या है? डेल-O है। क्या है ये? डेल-O है। तो ऐसे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग? ऐसे हम लोग बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। अब हमारा LMCT MLCT कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसको एक बार और समझाता हूं। लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स होते हैं जिसकी सिमेट्री ये होती है 6 ऑर्बिटल हमको चाहिए ऑक्टाहेड्रल में, इसलिए Eg A1G T1U। इसमें सबसे कम एनर्जी का ये वाला A1G जो s ऑर्बिटल से करस्पॉन्डिंग होता है, सिमेट्री मैच। फिर P वाला T1U, फिर Eg A1 T1U Eg। पर इधर मेटल ग्रुप ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें T2G नॉन बॉन्डिंग होता है, हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर Eg स्टार, फिर A1G स्टार, फिर T1 स्टार। ठीक। अब यहाँ पे वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल, ये क्या है? वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। तो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स यहाँ पर क्या है? ज्यादा एनर्जी के हैं, किसमें? पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो ये क्या करेगा? मेटल ग्रुप ऑर्बिटल्स है ना, मेटल ग्रुप ऑर्बिटल्स यहाँ या यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इनमें ज्यादा हो जाएगा ना, इसको किसको देगा? लिगेंड को देगा यार, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स को। तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ही अगर लिगेंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? मेटल को जाएगा। देखो अब स्पष्ट तरीके से इधर देखते हैं। तो मेटल टू लिगेंड जब चार्ज ट्रांसफर होगा ना, तो Eg स्टार या T2G से मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड के वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में क्या करेगा? डालेगा। तो इसको बोलेंगे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये ऑर्बिटल्स मेटल के हैं Eg स्टार और T2G, ये नॉन बॉन्डिंग है और ये कैसा है? एंटी बॉन्डिंग है। ठीक। ऐसे ही लिगेंड के पास वेकेंट पाई LGO रहता है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहता है लिगेंड के पास। तो लिगेंड ना उस इलेक्ट्रॉन को मेटल को देता है। मेटल को कहां देगा? T2G ऑर्बिटल में या Eg स्टार में देगा। इसको बोलेंगे हम लोग लिगेंड टू मेटल
चार्ज ट्रांसफर। अगर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर लिगेंड की ओर देता है तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल के इन ऑर्बिटल्स में देता है, इसको बोलेंगे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक, अब टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन देखते हैं। इसको ना ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये ऐसे रटने फटने का नहीं, कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरे को लगा तो मैंने बनवा दिया है भैया, है ना, ज्यादा इसमें ध्यान देने का नहीं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन आ जाओ। डीडी ट्रांजिशन कहने का मतलब क्या है? अगर डीडी ट्रांजिशन मतलब हम नॉर्मल बोलते हैं डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डीडी ट्रांजिशन। क्या है ये? डीडी ट्रांजिशन, जो कि लगभग सारे ट्रांजिशन मेटल में होते हैं। ठीक, अब दूसरा है सिग्मा लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल से मेटल बेस ऑर्बिटल। सिग्मा लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल से मेटल बेस्ड ऑर्बिटल, ये नॉर्मल क्या है भैया? ये नॉर्मल क्या है? सिग्मा एलजीओस, मतलब लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां दे रहा है? मेटल बेस ऑर्बिटल में दे रहा है। इट always lies in the UV region. It is not associated with the color of the complex. It is property of इस type of ligand। यहां पे भी ligand मेटल को चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, एक टाइप का चार्ज ट्रांसफर है, लेकिन इसको चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन नहीं बोलते, क्योंकि हर लिगेंड इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज के फॉर्म में मेटल को देता है। मेटल को देता है तभी तो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो वो तो हर लिगेंड और मेटल की प्रॉपर्टी है कि लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि मेटल एक लुईस एसिड है और लिगेंड एक लुईस बेस है। उस कंडीशन से लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। लिगेंड अपने सिग्मा एलजीओ, सिग्मा बॉन्डिंग एलजीओस 6 अभी बनाया था ऑक्टाहेड्रल में, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक भाई, आगे आइए। फिर जब लिगेंड अपने पाई एलजीओस से इलेक्ट्रॉन देगा ना मेटल बेस ऑर्बिटल में, तब जब भी कभी पाई चीज आएगा ना, पाई एलजीओस से इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, तब वो क्या बोलेंगे? वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये देखो, ठीक। फिर मेटल बेस ऑर्बिटल से पाई एलजीओस, इसको बोलेंगे, ये है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। अब इसमें बोला है यहां पर देखो, ये जो है ये सबसे हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है, इजी स्टार से यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मेनली कलर्ड होता है, और यहां से यहां जब जाएगा तो कलर हो सकता है और नहीं भी बोल रहा है। ये डिपेंड करता है कि रीजन कौन सा आ रहा है। रीजन अगर विजिबल आ जाएगा तो कलर होगा, और रीजन अगर यूवी या IR आ जाता है तो कलर नहीं होगा। तो ये रीजन पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पे डिपेंड ये करता है। If in the complex both charge transfer and DD transition are present and it falls in the visible region, then charge transfer spectra is mainly responsible for color। अगर कोई कॉम्प्लेक्स में चार्ज ट्रांसफर भी है और डीडी ट्रांजिशन भी है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स में चार्ज ट्रांसफर भी है और डीडी ट्रांजिशन भी है, अगर वो ट्रांजिशन विजिबल रीजन में आ रहे हैं, अगर वो ट्रांजिशन कहां आ रहे हैं? विजिबल रीजन में आ रहे हैं, तो चार्ज ट्रांसफर जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा कलर के लिए। मतलब चार्ज ट्रांसफर और डीडी ट्रांजिशन में किसको हम डोमिनेंट मानेंगे? चार्ज ट्रांसफर के कारण जो कलर आ रहा है उसको। अब देखिए भैया, आपको पढ़ना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बहुत सिंपल सा है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब Ml4। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब Ml4। अब 4 लिगेंड चाहिए मेरे को, s ऑर्बिटल की सिमेट्री। अब टेट्राहेड्रल देखना है तो जी हटा देंगे भाई, s को A1, p को T2 और d को T2 डैश और e से डिनोट करते हैं, T2 डैश और p ऑर्बिटल को T2 से करता है यहाँ पे, है ना। चलो अब देखो, हम बनाते हैं क्या? लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स में T2 और A1 है। T2 T मतलब 3, A मतलब 1, मतलब टोटल 4 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। A1 की एनर्जी कम होगी, T2 और A1
T2 और A1, एक मिनट में इसको मैं देखता हूं। गलती तो नहीं किया हूं। T2 का ही है। चलो, तो यहाँ पर T2 जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है, T2 उसके बाद A1। अब ये हो गया लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। अब इधर आएगा मेटल ग्रुप ऑर्बिटल। मेटल ग्रुप ऑर्बिटल में कौन आएगा भैया? N-1d, S और P। ठीक, अब टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें स्प्लिटिंग कैसे होता है? E और T2, E और T2, उसी को बोल रहा है वो T2 डैश। क्या बोल रहा है? T2 डैश। तो यहाँ पर E जो है, ये जो E ऑर्बिटल है, ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग है। ये कैसा है? ये नॉन बॉन्डिंग है, जबकि वहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G नॉन बॉन्डिंग था, ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक, बाकी सेम रहेगा, कुछ भी नहीं है यार। E है, अब इसी का एंटी बॉन्डिंग A1 स्टार और इसी का T2 स्टार। बस ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल है जहां 4 ऑर्बिटल यूज होंगे, T2 और A1। और इधर मेटल ग्रुप ऑर्बिटल है जहां पर N-1d, S और P ऑर्बिटल यूज होंगे। ये MgOs हैं, मेटल ग्रुप ऑर्बिटल्स हैं, ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स हैं। बाकी सारा चीज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ होगा तो बताता हूं मैं। लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स पाई एलजीओस से, अगर लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स से अगर इलेक्ट्रॉन मेटल को जा रहा है तो इसको बोलेंगे LMCT। यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो है पाई एलजीओस रहता है ना, वो 2 भाग में टूटता है। पाई एलजीओस रहता है किसमें? टेट्राहेड्रल में, वो T1 और T2 में ये टूटा रहता है। और यहाँ पे जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे ज्यादा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो T1 से E होता है। T1 से E, क्योंकि लिगेंड का पाई एलजीओ 2 भाग में टूटता है, किसमें? T2 और T1 में। और T1 क्योंकि ज्यादा एनर्जी का है, तो ज्यादा एनर्जी का जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा अच्छे से ट्रांजिशन देता है। तो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है T1 से E वाला ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है ना, तो ये विजिबल रीजन में होता है और यही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दैट मींस इनके केस में आप लोग ये चीज याद रखना, अभी तक पूछा नहीं गया है भाई, मेरे को लगा कि ये पूछा जा सकता है इसलिए मैंने इसको निकाल के यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे बुक्स में ये दिया गया है कि लिगेंड के पाई एलजीओस फर्दर स्प्लिट होते हैं T2 और T1 में, क्योंकि T1 ज्यादा एनर्जी का है और E से पास में है, तो यहाँ पर लिगेंड है और ये मेटल है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर यहाँ पर क्या होगा? कम एनर्जी का होगा। कम एनर्जी का होगा मतलब यही सबसे इंटेंस ट्रांजिशन होगा और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है। तो हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है ना, T1 से E, कहाँ का T1 है? ये पाई एलजीओ है, पाई एलजीओस है, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल का पाई इलेक्ट्रॉन E मेटल के ऑर्बिटल में जाएगा, तो यहां पर जो कलर होगा वो इंटेंस होगा। अब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर वही बात है, मेटल के जो ऑर्बिटल्स है ना ये वाले, और वो लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे दे यार, तो वहां पर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। अब कुछ सवाल हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कॉपर और ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन लिगेंड है, इस कलर्ड बिकॉज, तो हमेशा देखना भैया, ये जो लिगेंड है जी ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, आप लोगों को पता होगा ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन ये है जी, आप लोगों को मैंने बनवाया है ना, ये है ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। और हर एरोमेटिक लिगेंड क्या होता है? हर एरोमेटिक लिगेंड क्या होता है भैया? पाई एक्सेप्टर होता है। हर एरोमेटिक लिगेंड क्या होता है? पाई एक्सेप्टर लिगेंड। और पाई एक्सेप्टर लिगेंड जहां लग गया तो वहां पर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होना जरूरी है। इसलिए ये कलर किस लिए होता है? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगा है और मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, 2 4 5 8 10, तो वहां पर
क्या होगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि एरोमेटिक लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पर एरोमेटिक लिगेंड्स में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है। ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इस डीप ब्लू कलर ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर नहीं है भाई, चार्ज ट्रांसफर इसमें मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर नहीं है भाई। हाँ, क्या है इसमें, लपोटे पार्शियली अलाउड एंड डीडी ट्रांजिशन। इस कॉम्प्लेक्स में डीडी ट्रांजिशन होगा, बिल्कुल होगा। और लपोटे क्या है, पार्शियली अलाउड है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जी। तो लपोटे पार्शियली अलाउड ट्रांजिशन है और डीडी ट्रांजिशन के कारण इसका कलर जो है इंटेंस दिख रहा है, डीप ब्लू कलर का। अब आ जाओ ऊपर नीचे, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और एनर्जी किसमें ज्यादा किसमें कम, ये मन तक रे सबसे कम इसमें लगेगा, फिर इसमें, फिर इसमें। सबसे कम कौन सा है भैया, ये कम एनर्जी, ये बीच वाला एनर्जी और ये ज्यादा वाला एनर्जी। यही बताया था ना, ये 3D का है, ये 4D का है, ये 5D का है भैया। तो 3D में सबसे कम एनर्जी लगेगी और 4D में उससे ज्यादा और 5D में उससे ज्यादा। ये केस है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जहां पर मेटल के साइज को छोटा होना था। यही MLCT होता तो मेटल के साइज को बड़ा होना था। ठीक भाई, तो एनर्जी का ऑर्डर में पहले बता चुका था, अब उसको डिजिट फॉर्म में दे दिया भैया। 18,000, 26,000, तो सबसे कम 18,000 इसके लिए, 26,000 इसके लिए, 39,000 सेंटीमीटर इनवर्स इसके लिए। अब आ जाओ भैया, ये एक क्वेश्चन है, इसमें आते हैं। अब यहां पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है पैरा NO2। ये पिरिडीन है, मतलब पिरिडिनी ऑक्सी है। क्या है ये, पिरिडिनिल ऑक्सी इसको बोलते हैं। ये है जी, ये पिरिडीन है ना, इसी में ऑक्सी लगा ऐसे, ये इसको बोलते हैं पिरिडिनिल ऑक्सी। अब इसी के पैरा पोजीशन पे एक बार नाइट्रो लगाया है, एक बार CH3 लगाया है और एक बार कुछ नहीं लगाया है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने से एनर्जी क्या हो जाती है, कम। एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है भाई। एनर्जी क्या हो जाती है, कम। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने से एनर्जी हो जाती, ज्यादा हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो एनर्जी ज्यादा होगा लिगेंड का, तो LMCT ज्यादा होगा। तो यहां पे पूछ रहा है अपन को, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांजिशन। तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांजिशन में लिगेंड की एनर्जी बस देखना है, बाकी कोबाल्ट तो सेम है सब में। तो लिगेंड की एनर्जी क्या होना चाहिए, कम, क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वहां एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वहां पर एनर्जी ज्यादा होना चाहिए भैया। तो यहां पर लिगेंड की एनर्जी क्या होना चाहिए, सबसे कम, वहां ट्रांजिशन आसानी से होगा। आसानी से ट्रांजिशन किसमें होगा, नाइट्रो में। फिर कुछ नहीं है उसमें, मतलब A, फिर C, फिर B। ये क्या आएगा, MLCT का ऑर्डर आएगा। इसका ऑर्डर आएगा, MLCT का ऑर्डर आएगा। तो ये आसानी से होने वाला ट्रांजिशन MLCT आसानी से सबसे कम, सबसे अच्छा किसमें होगा, A में, फिर C में, फिर B में। इसी को एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगा बोलेंगे, तो एनर्जी ज्यादा लगेगा आपका, जस्ट उल्टा हो जाएगा यार, B, फिर C, फिर A। ठीक, तो यहां पर हम लोगों ने MLCT का कंडीशन पढ़ा था, लिगेंड की एनर्जी क्या होनी थी, कम, मेटल की एनर्जी ज्यादा। तो लिगेंड की एनर्जी कम, हम लोगों ने देखा था जी कि ये एनर्जी बनाए थे इधर और इधर ना, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एनर्जी कम था ना, ये ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम रहता है ना, तो वो कम एनर्जी के रेंज में रहता है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है इसका, तो एनर्जी कम है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होते जा रहा है तो एनर्जी इससे बढ़ते जा रहा है ना, एनर्जी इसका बढ़ रहा है। और हमको क्या चाहिए था, लिगेंड की एनर्जी क्या होना था, कम चाहिए था MLCT में, इसलिए ये ऑर्डर आपका आया है। अब ये कॉम्प्लेक्स डार्क कलर का है, क्यों है भैया, आप साइनाइड एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है यार। साइनाइड क्या है भाई,
पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो डाल देना भैया मेरे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। मैं बोला हूं आपको पाई एक्सेप्टर लिगेंड देखते ही, पाई एक्सेप्टर लिगेंड देखते ही क्या डाल देना, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये दिया हुआ है पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक, अब इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड से लिगेंड में ही जाए, किसमें होता है, हीमोग्लोबिन में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है ना, रेड कलर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो रेड कलर होता है वो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन के कारण होता है भैया। ये देखो हमेशा याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो रेड कलर होता है किसके कारण होता है, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग इंटरलिगेंड ट्रांजिशन। और वायलेट कलर किसका होता है, वायलेट कलर डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इसलिए होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण। ऑक्सी डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो वायलेट कलर होता है ना, वो आयरन 2+ से पोरफायरिन रिंग, आयरन 2+ से पोरफायरिन रिंग में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण डीऑक्सी का कलर होता है, ऑक्सी का कलर पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग इंटरलिगेंड ट्रांजिशन के कारण होता है। इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर। इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर कहने का मतलब ये है भैया, इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर में दो सेम एलिमेंट जिनकी वैलेंसी अलग अलग है उनके बीच चार्ज ट्रांसफर होता है। जैसे क्रूशियन ब्लू, क्रूशियन ब्लू में बाहर का जो आयरन है ना वो +3 में है, अंदर का आयरन +2 में रहता है। तो +2 से +3 में जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वही इलेक्ट्रॉन देगा भाई, +3 से +2 नहीं होगा यार। हमेशा याद रखना जिसपे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है ना, वहां से जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे क्रिश्चियन ब्लू में +2 से +3 होता है इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर। ऐसे ही लेड ऑक्साइड में इसमें Pb2+ Pb+4 होता है। ऐसे क्रेड्ज टॉबे आयन है, इसमें ब्रिजिंग लिगेंड है। इसको हम लोग जब इनर स्फीयर मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा आप लोगों को ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, +5 चार्ज है। सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं भाई, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब एक जो एटम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, दूसरा रहेगा +3 में। तो ये +2 से ये इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे होते होते यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसमें, +3 में। तो ये +2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा यार। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको, इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर। इसके कारण से भी हमको चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलता है। अब देखेंगे हम लोग स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड विथ मेटल मेटल बॉन्ड्स। स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड विथ मेटल मेटल बॉन्ड। तो इसको जब मेटल मेटल बॉन्ड पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन हम कलर बस देख लेते हैं। और ये आया हुआ है, सेट के एग्जाम में आया हुआ है भैया। द कंपाउंड्स which contains metal metal bond give intense color. The color is due to sigma to sigma antibonding, pi to pi antibonding, delta to delta star ट्रांजिशन। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम का जो ये है इसको मैं पढ़ाऊंगा, इसमें होता है डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन के कारण ये रॉयल ब्लू दिखता है, मॉलिब्डेनम वाला रेड दिखता है। बाकी ये भी एमएन का कार्बोनाइल के साथ, आयरन का कार्बोनाइल के साथ, कोबाल्ट का कार्बोनाइल के साथ, इसमें भी क्या होता है, डेल्टा टू डेल्टा एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, डेल्टा टू डेल्टा एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें होता है, जिसके कारण ये कलर दिखते हैं। ये याद रखना, ये पूछा जा चुका है भाई, रॉयल ब्लू कलर इसका किस कारण होता है, तो आप बोलना डेल्टा टू डेल्टा एंटीबॉन्डिंग। और इसके और भी एग्जांपल है, इसमें से एक आ सकता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल। तो देखो भैया इसको याद रखना है आप लोगों को, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कैसे होता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में देखना, ये जो जेड एक्सिस है जी, जेड एक्सिस का एनर्जी सबसे बड़ा है यार, जेड एक्सिस का एनर्जी सबसे बड़ा है, सबसे लंबा यही है ना। तो जेड ऊपर चले जाता है, क्या चले जाता है, जेड ऊपर चले जाता है सबसे। फिर ये एक्स जेड वाई जेड और बी एक्स वाई ये नीचे है। ठीक, ये इनका स्प्लिटिंग पैटर्न होता है। ये बेरी सेंटर ये ऊपर और ये दोनों चारों के चारों ऑर्बिटल नीचे। ठीक, ऐसे ही
अब इसमें आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी सुबह पढ़ा है, तो ये D3H पॉइंट ग्रुप होता है, तो कई बार इसको पूछ लेता है D3H पॉइंट ग्रुप में ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे भैया, dxz बराबर dyz, है ना। अब उससे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, dxy बराबर dx2 माइनस y2, सबसे ज्यादा एनर्जी dz2 का होता है। ऐसे ही स्क्वायर पिरामिडल में जो पॉइंट ग्रुप होता है वो C4V होता है ना। अगर पांचों के पांचों लिगेंड सेम है स्क्वायर पिरामिडल, तो ये C4V पॉइंट ग्रुप होता है। यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होता है dxy और xz yz, dxy dz2 और xy ऐसे होता है, मतलब dxz yz फिर xy फिर z2 फिर dx2 माइनस y2, dx2 माइनस y2, सबसे ज्यादा एनर्जी dx2 माइनस y2 की होती है इसमें। ठीक है भाई, तो ये पैटर्न आप याद रखना दोनों, कई बार एनर्जी का ऑर्डर इसमें पूछ देता है। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही।